जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वैश्विक और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण पर और डिप्लोमेसी पर भी। जो रीजनल डिप्लोमेसी है, रीजनल पॉलिटिक्स है, रीजनल सुपर पावर है, ये कैसे वैश्विक स्तर से क्षेत्रीय स्तर पर शिफ्ट हुई है। ग्लोबल एंड रीजनल पोलराइजेशन पर कुछ बात आज मैं करूंगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो जरूर देखें। विश्व में नए सामरिक वातावरण बनते बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहता है। चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। आज मैं इसी पर जो है बात करूंगा। और सामरिक बदलाव, जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, उन चेंजेस पर थोड़ा समय प्रकाश डालूंगा। एक समय ऐसा था कि दुनिया मल्टीपोलर हुआ करती थी। अनेक शक्तियां थी, अनेक शक्तिशाली देश थे। फिर दुनिया दो ध्रुवी हुई। अमेरिका के नेतृत्व में और रशिया के नेतृत्व में ध्रुवीकरण हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खास तौर से, और लंबा कोल्ड वॉर चला। फिर दुनिया एक ध्रुवी हुई जब रशिया इस रेस से बाहर हो गया। रशिया आर्थिक रूप से टूट गया, आर्थिक रूप से कुलैश कर गया और वो 15 टुकड़ों में बट गया। ये 90 के दशक की बात है। फिर दुनिया यूनिपोलर हो गई। लेकिन कहा यह जाता है कि दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अर्थात अमेरिका को सर्वमान्य नेता मानने के लिए कई देश तैयार नहीं है, जिसमें भारत भी शामिल है। चाहे भारत हो, चीन हो, रशिया हो, बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका को सर्वमान्य नेता नहीं मानते हैं। इसलिए ये कहना कि दुनिया यूनिपोलर है, मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। दुनिया एक प्रकार से यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर के गेम में फंसी हुई है। और क्षेत्रीय स्तर पर ये जो आर्म रेस की बात हो, कोल्ड वॉर की बात हो, या पावर पॉलिटिक्स की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, ये ग्लोबलाइज जो था, वर्ल्ड वाइज जो था, ये अब रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर शिफ्ट हो गया है। और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जो वैश्विक शक्ति संतुलन की बात हुआ करती थी 90 के दशक तक, रशिया और अमेरिका के एंगेजमेंट तक, अब वो रीजनल पावर पॉलिटिक्स, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, रीजनल कोल्ड वॉर और रीजनल डिप्लोमेटिक सिस्टम पर आधारित हो गई है। और दुनिया में न्यू कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। जो कोल्ड वॉर एरा था, बड़ा लंबा चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर के 90 के दशक तक चला था। लेकिन अब जो रीजनल लेवल पर है, वो न्यू कोल्ड वॉर बोला जा रहा है। चाहे भारत चीन के साथ हो, चीन का अपने पड़ोसी अन्य देशों के साथ हो, रशिया का अमेरिका के साथ हो, मिडिल ईस्ट का एक दूसरे देशों के साथ हो, बहुत सारे ऐसे रीजनल लेवल पर पावर पॉलिटिक्स के क्षेत्र हैं, वार जोन्स हैं, या रेस चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, टेंशन चल रही है, जहां पर कहीं न कहीं एक प्रकार से कोल्ड वार चल रहा है, जिसे न्यू कोल्ड वार के रूप में देखा जा रहा है। और इसी रीजनल लेवल पर ही अब शस्त्रीकरण भी निर्धारित हो गया है। आर्म रेस जो ग्लोबलाइज हुआ करती थी, वर्ल्ड वाइज हुआ करती थी, दो शक्तियों के, महाशक्तियों के बीच होती थी, अब वो अनेक क्षेत्रों में बटी हुई है। और एक दूसरे के समानता प्राप्त करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए शस्त्रों के अंधाधुंध निर्माण पर राष्ट्र लगे हुए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कि वैश्विक ध्रुवीकरण से क्षेत्रीय ध्रुवीकरण जो हुआ है, वो कैसे हुआ है। फ्रॉम ग्लोबल पोलराइजेशन टू रीजनल पोलराइजेशन। देखिए, जैसा मैंने कहा
कि द्विध्रुवीय विश्व जो बिपोलर वर्ल्ड था उसका कार्यकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था और वह खास तौर से देखा जाए तो 1949-50 से लेकर के और 90 तक का जो कार्यकाल है, विशेष रूप से जब रूस और अमेरिका दोनों पूरी तरह से आमने सामने थे, तब बिपोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर वर्ल्ड जिसे कहते हैं। और ये शक्ति संघर्ष बहुत दिन तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही रसिया पीछे हटता है, ये दुनिया अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार, एक प्रकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। दुनिया यूनिपोलर हो गई है ऐसा मान लेती है, क्योंकि उस समय अमेरिका से रेस करने वाला, प्रतिस्पर्धा करने वाला, संघर्ष करने वाला, बराबरी करने वाला कोई और देश था ही नहीं। चीन भी उस समय इतनी ताकतवर नहीं था। इसलिए मान लिया गया कि दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर हो गई, अर्थात एक ध्रुवी हो गई। लेकिन एक ध्रुवी दुनिया बहुत दिन तक नहीं चली। आप जानते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा बदलता रहता है। इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये हमेशा चेंज होता रहता है। पावर पॉलिटिक्स शिफ्ट होती रहती है। और हुआ वही कि अब दुनिया एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो गई है। दुनिया जो है ये फ्रॉम यूनिपावर टू मल्टी पावर शिफ्ट हो गई है। और अब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ताकतें उभर आई है। क्षेत्रीय ध्रुवीकरण पर ज्यादा काम होने लगा है। रीजनल पोलराइजेशन के कई पॉकेट्स बन गए हैं, चाहे साउथ एशिया एक पॉकेट्स हो, एक ईस्ट एशिया पॉकेट हो, एक वेस्ट एशिया पॉकेट हो, मिडिल ईस्ट का जो मामला है पॉकेट हो, या नॉर्थ में देखें तो रशिया और चाइना के बीच में कुछ कुछ विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह चलते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो नए शक्ति संघर्ष के, क्षेत्रीय संघर्ष, शक्ति संघर्ष के, क्षेत्रीय संतुलन के, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण के केंद्र के रूप में उभर करके आए हैं। मैं इन केंद्रों की बात कर लेता हूं मुख्य रूप से। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिला के, अर्थात कनाडा से लेके आगे अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह, ये पूरा जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, यहां देखें तो यहां एक ही शक्तिशाली देश है और वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहां किसी भी देश के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई देती, शक्ति संघर्ष नहीं दिखाई देता है, शक्ति संतुलन के प्रयास नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए अमेरिका में यह मान लेना बिल्कुल 100% सत्य है कि अमेरिका का दादा केवल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही है, चाहे वो नॉर्थ का एरिया हो, चाहे वो साउथ का एरिया हो। अब दूसरा आता है यूरोप का। यूरोप में पहले शक्ति संघर्ष बहुत था। इटली हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या पोलैंड हो, तमाम देश आपस में लड़ते थे। बड़ा लंबा, अगर आप मिडिल हिस्ट्री में जाएं तो बड़ा संघर्ष में इतिहास यूरोप का दिखता है। हमेशा संघर्ष रहा है और वहाँ वार स्ट्रेटजी का बड़ा डेवलपमेंट इसी कारण हो पाया, वेपनाइजेशन का डेवलपमेंट इसी कारण हो पाया, क्योंकि वहां युद्ध बहुत होते रहे, राजा एक दूसरे से लड़ते रहे, छोटे छोटे देश थे एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी घटना घटी कि यूरोप संघर्ष का क्षेत्र ही नहीं रह गया। अब वो था नेटो का बनना। नेटो विशेष रूप से यूरोपीय देशों का संगठन है, अमेरिका केवल बाहर से है। और इस मंच पर सब लोगों ने, चूंकि ये मिलिट्री अलायंस है और मिलिट्री अलायंस में अगर आप चले गए हैं तो शत्रुता कैसे हो सकती है। और इसलिए यूरोप में एक प्रकार से आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी, शक्ति संघर्ष था, पावर पॉलिटिक्स थी, या पोलराइजेशन था, या ताकत हासिल करने की कोशिश थी, आगे बढ़ने का वो था, वो सब खत्म हो गया। सारा कुछ यूरोप से गायब हो गया। और आज नेटो के कारण वो कह सकते हैं कि कोई भी देश न नंबर 1 का है न नंबर आखिरी वाला है, सब लगभग सिमिलर माने जाते हैं। और उनकी अब तो यूरोपियन करेंसी भी उन्होंने लोगों ने डेवलप कर दिया, यूरो भी डेवलप कर लिया है। कई मामलों में वो आपसी समझौते से अंतरराष्ट्रीय मामलों में काम चला रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अफ्रीका का। अफ्रीका की बात करो तो यहाँ भी कोई शक्ति संघर्ष नहीं है। पहली बात है कि यहाँ गृह युद्ध
की स्थितियां हमेशा बनी रहती है, आंतरिक संकट की स्थितियां बनी रहती है, जीवन यापन यहाँ बड़ा कठिन है और सर्वाइवल की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए अफ्रीका का कोई भी देश शक्तिशाली बनने की दिशा में, मिलिटराइजेशन की दिशा में, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेने की दिशा में सोच ही नहीं पाता है। अमेरिका पावर पॉलिटिक्स से हमेशा साइडलाइन रहा क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं बन पा रही है कि वर्ल्ड रीजन में या वर्ल्ड वाइज वो किसी भी प्रकार की एग्जिस्टेंस दिखा सके, खास तौर से शक्ति के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में वहां पर अफ्रीका भी गायब दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूं एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का। देखिए, एशिया शक्ति, संघर्ष, प्रभुत्व, प्रभाव, नेतृत्व और क्षेत्रीय संतुलन का एक गढ़ है। दुनिया का मैं समझता हूं सर्वाधिक संघर्ष वाला क्षेत्र आज कोई है तो सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कई पॉकेट्स हैं। मध्य एशिया की बात करें, मध्य पूर्व एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें या दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें या उत्तरी एशिया की बात करें, अलग अलग यहाँ पर संघर्ष के जोन है, वार जोन है। पावर पॉलिटिक्स हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, आर्मरेस चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, शक्ति संतुलन स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं, बहुत प्रकार की चीजें यहाँ पर चल रही है। खास तौर से रूस, चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, टर्की, कोरिया, ये सब ऐसे देश हैं कि सब महाशक्ति बनने के लिए लालायित है, सब दुनिया का नेता बनने के लिए लालायित है, सब अपने स्तर से जो है कदम ताल कर रहे हैं कि कैसे हम किस तरीके से दूसरे को ओवरटेक करके आगे निकल जाएं और अपनी श्रेष्ठता, अपनी शक्ति को साबित करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए सैन्य प्रतिद्वंदिता में ये सारे के सारे देश संलग्न है। और खास तौर से जो वार जोन के पॉकेट्स हैं उसमें मिडिल ईस्ट का नाम आएगा। हमेशा संघर्ष चलता रहा है कंटिन्यू, कभी ईरान इराक के बीच, कभी अरब इजराइल के बीच, कभी इजराइल ईरान के बीच, कभी लबनान और सीरिया और बहुत सारे देश आ जाते हैं। ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र हो गया है, रेगुलर कह सकते हैं कि ये अपना इसका वार नेचर जो है वो रेगुलराइज हो गया है। और दूसरा जो पॉकेट्स है वो है साउथ एशिया, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत, चीन, अमेरिका तीनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है और हिंद महासागर खास तौर से इस प्रतिस्पर्धा के लिए एक जगह, एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है कि इस महासागर, दूर दूर तक फैले इस महासागर में छुप करके आके तमाम देश अपने अड्डे बना लेते हैं और कमजोर देश जो हैं, जो भारत के पड़ोसी देश खास तौर से हैं, जो इस कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट एरिया के जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो खास तौर से उनकी आर्थिक राजनीतिक दशा इतनी खराब है कि वो पैसे के लिए जो है हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई आए और उनको पैसे दे। और चीन तो आप जानते हैं उसके पास पैसा है और पैसे दे करके वो इन देशों को अपने मन मुताबिक चलने के लिए तैयार करता है, वहां अपने अड्डे बनाता है, वहां उनके बंदरगाह ले लेता है, लीज पे ले लेता है, बहुत सारी क्षेत्रों में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, जो कम से कम भारत के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है इस पूरे क्षेत्र में। और एक जोन है जो ईस्ट एशिया का है। ईस्ट एशिया का जोन रिसेंटली कुछ वर्षों में डेवलप हुआ है, साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं। ये चीन के कारण, चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं और वो किसी को चैन से रहने नहीं देता है, जीने नहीं देता है। वो चाहता है सब हड़प करके जो भी है सब हमारा, जहां तक उसको दिखाई देता है उसको लगता है ये सब हमारा है। और महासागरों में सीमाएं तो नहीं बनाई जा सकती, हिमालय के पहाड़ों पर सीमाएं तो नहीं बनाई जा सकती, उसको नाजायज लाभ लेता है और पड़ोसी देशों को तंग करता है। और उसी के कारण यहाँ क्वाड बनाया गया है, उसकी घेराबंदी को, उसकी जो इन्फ्लुएंस है, उसकी तमाम जो पैतरेबाजी चल रही है, उसी को रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ही यहाँ पर क्वाड का गठन किया है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के। आसियान के देश है, सीधे साधे देश हैं, अपने डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में उनके मामलों में भी हमेशा इंक्रोचमेंट करता रहता है चाइना।
तो अभी तो नहीं, लेकिन ताइवान के साथ तो संघर्ष की स्थितियां बनी है ही है। संघर्ष की ज्यादातर स्थितियां ताइवान के साथ हैं, जापान के साथ हैं, आने वाले समय में और मलेशिया के साथ भी बीच बीच में कुछ कुछ होता रहता है, सीमा विवाद होता रहता है, वियतनाम के साथ सीमा विवाद होता रहता है। साउथ कोरिया है उस बीच में बैठा है, वो भी चीन का जो है एक प्रकार से विरोधी है। तो वो भी एक वार जोन है, आने वाले समय में कभी भी वहां युद्ध की आग लग सकती है। और ये सारी चीजें एशिया महाद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। सख्त संघर्ष की राजनीति और सख्त संतुलन स्थापित करने की कोशिश, देश युद्ध को रोकने की कोशिश, क्षेत्रीय स्तर पर किस तरह संतुलन और शांति कायम किया जाए, सुरक्षा कायम किया जाए और शस्त्रीकरण की ओर न जाकर के विकास की ओर जाया जाए, ये इस देश की बड़ी जरूरत है। लेकिन महत्वाकांक्षी देशों के कारण न चाहते हुए भी तमाम देश, भारत भी उसमें शामिल है, वो सख्त संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा में, शस्त्रों की होड़ में और युद्ध के तैयारी में अपने पैसे लगा रहा है। और संभवतः आने वाले समय में भी इस प्रकार की चीजें रुकने वाली नहीं है। मैं इन सब चीजों को क्षेत्रीय स्तर पर क्या संघर्ष चल रहा है, क्या डिप्लोमेसी चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या घेरेबंदी चल रही है, क्या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तमाम विषयों पर डिटेल में अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें भारत का, चीन का, रूस का, पाकिस्तान का, टर्की का, इजराइल का, सबका मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा। क्रमशः आज इतना ही। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।